नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पेंटागन को टॉमहॉक मिसाइलों की कमी की चिंता। युद्ध की आड़ में ग्रेटर इसराइल का विस्तार कर रहे नेतन्याहू। मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर। IRGC का अमेरिकी सेना के 6 टैक्टिकल जहाजों को निशाना बनाने का दावा। यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर हमला करने की पुष्टि की। रूस 1 अप्रैल से गैसोलीन के निर्यात पर लगाएगा प्रतिबंध। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन को ईरान के खिलाफ युद्ध के दौरान मिसाइलों के तेजी से घटते जखीरे की चिंता सताने लगी है। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना अब तक 850 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें दाग चुकी है। अनुमान है कि युद्ध की शुरुआत में करीब 4000 से 4500 मिसाइलें थी, जो अब घटकर लगभग 3000 रह गई हैं। टॉमहॉक मिसाइलें लंबी दूरी की अहम हथियार प्रणाली हैं। इनका हर साल सीमित संख्या में ही उत्पादन होता है। एक मिसाइल की कीमत करीब 3.6 मिलियन डॉलर तक हो सकती है और इसे बनाने में 2 साल लगते हैं। पेंटागन अब भविष्य के बड़े संघर्ष, खासकर चीन और ताइवान को लेकर संभावित युद्ध को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस का दावा है कि सेना के पास अभी पर्याप्त हथियार मौजूद हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ग्रेटर इसराइल वाला बयान एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने i24 न्यूज के एक इंटरव्यू में इस विचार का समर्थन किया था। इस पर अरब देशों ने कड़ी निंदा की थी। अब इसराइल पर आरोप है कि वह युद्ध के बीच इस योजना को आगे बढ़ा रहा है। कहा जा रहा है कि वह वेस्ट बैंक, गजा और लेबनान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और पश्चिमी एशिया का नक्शा बदलने की कोशिश कर रहा है। मौजूदा ईरान युद्ध में इसराइल लेबनान में ईरान से ज्यादा हमले कर रहा है। वो लेबनान के एक हिस्से में कब्जा करने जा रहा है। वो हिस्सा इसी ग्रेटर इसराइल का कथित हिस्सा है। लेबनान दुनिया से इसकी गुहार लगा रहा है, लेकिन दुनिया के तमाम देश चुप हैं। ईरान से बड़ी लड़ाई लेबनान में चल रही है और इस्राएली सेना लातीनी नदी के किनारे तक पहुंची हुई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया है। कांग्रेस ने वेस्ट बैंक में इसराइल की कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज न उठाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी आलोचना की। जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर हवाई बमबारी और ईरान की जवाबी कार्रवाई शुरू हुए 28 दिन हो चुके हैं। पिछले 4 हफ्तों में जब दुनिया की निगाहें होर्मुज जलडमरू मध्य और खाड़ी देशों के हमलों पर टिकी थी, तब इसराइल ने गजा के लोगों पर अपना अत्याचार जारी रखा। दक्षिणी लेबनान में अपने लिए एक बड़ा बफर जोन बनाने की मुहिम शुरू की और वेस्ट बैंक पर अपने कब्जे को स्थायी अधिकार में बदलने के लिए निर्णायक कदम उठाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहा मौजूदा युद्ध इसराइल को ग्रेटर इसराइल के अपने सपने को आगे बढ़ाने का मौका दे रहा है और साथ ही फिलिस्तीनी राज्य की किसी भी उम्मीद को खत्म कर रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी के इसराइल से रवाना होने के ठीक 2 दिन बाद अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बमबारी शुरू कर दी, लेकिन लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके इसराइल पहुंचने से कुछ ही दिन पहले इस्राएली कैबिनेट ने 1967 के बाद पहली बार कब्जे वाले वेस्ट बैंक के लगभग आधे हिस्से में भूमि पंजीकरण को मंजूरी दी थी। इससे लाखों फिलिस्तीनियों को बेदखल होना पड़ेगा, लेकिन मोदी में अपने अच्छे दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू के सामने आवाज उठाने और सच बोलने का साहस नहीं है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। CBS न्यूज ने यह जानकारी दी। USS जॉर्ज H.W. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर 80 से ज्यादा विमान ले जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS डोनाल्ड कुक और USS मेसन भी इस हफ्ते अमेरिकी तट से रवाना हुए हैं, ताकि ईरान में अमेरिकी ऑपरेशन का हिस्सा बन सकें। अमेरिकी अधिकारियों ने CBS को बताया कि यह विशाल जहाज और उसका टास्क फोर्स तैनाती से पहले ही ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। अब ईरान में अमेरिकी ऑपरेशन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक और जहाज USS रॉस भी इस हफ्ते अमेरिका से रवाना किया गया, लेकिन इसकी डेस्टिनेशन के बारे में जानकारी नहीं दी गई। ईरानी सेना IRGC ने फारसी खाड़ी के पानी में अमेरिकी सेना द्वारा संचालित 6 टैक्टिकल जहाजों को निशाना बनाने का दावा किया है। IRGC ने दावा किया कि इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे गए। IRGC के जनसंपर्क विभाग ने एक बयान में कहा कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 84वीं लहर में IRGC की नौसेना इकाइयों ने अल शोयूक बंदरगाह के साथ साथ दुबई के तटों और बंदरगाह पर तैनात अमेरिकी और इस्राएली आतंकवादियों के खिलाफ एक हाइब्रिड ऑपरेशन चलाया, जिसमें हताश अमेरिकी सैनिकों और उनके टैक्टिकल हार्डवेयर को सटीक रूप से निशाना बनाया गया। बयान में दावा किया गया कि इस ऑपरेशन में अमेरिका के 6 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जहाजों पर हमला किया गया,
जिसे कद्र 380 क्रूज मिसाइलों जैसी स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करके अंजाम दिया गया। IRGC ने कहा कि स्थानीय रिपोर्टों को देखते हुए जवाबी हमलों के बाद 3 लड़ाकू जहाज डूब गए, जबकि बाकी में आग लगी हुई है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने शनिवार को पुष्टि की कि उन्होंने ईरान के खिलाफ मौजूदा इसराइल अमेरिका युद्ध के दौरान पहली बार इसराइल पर हमला किया है। इसके साथ ही वे इस संघर्ष में शामिल हो गए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में एक बड़े टकराव की आशंका बढ़ गई है। हूती विद्रोहियों ने कहा कि मिसाइलों की बौछार के साथ किया गया यह हमला ईरान, लेबनान, इराक और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को लगातार निशाना बनाए जाने के बाद किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके अभियान तब तक जारी रहेंगे जब तक सभी मोर्चों पर आक्रामकता खत्म नहीं हो जाती। प्रेस टीवी द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान में प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहया सरी के हवाले से कहा गया कि हम पुष्टि करते हैं कि सीधे सैन्य दखल के लिए हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं। रूस ने गैसोलीन के निर्यात पर रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने 1 अप्रैल से गैसोलीन के निर्यात पर प्रतिबंध का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। सरकारी समाचार एजेंसी तास ने इससे पहले बताया था कि यह प्रतिबंध 31 जुलाई तक लागू रहेगा। इसका मकसद देश के अंदर ईंधन की आपूर्ति को पहले रखना और कीमतों को स्थिर रखना है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव हो रहा है। उप प्रधानमंत्री नोवाक की अध्यक्षता में हुई बैठक में घरेलू पेट्रोलियम उत्पादों की स्थिति की समीक्षा की गई। नोवाक ने कहा कि विदेशी मार्केट में मांग तो मजबूत है, लेकिन घरेलू कीमतें बढ़ने नहीं दी जाएंगी। बैठक में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के उस लक्ष्य पर भी जोर दिया गया कि देश के अंदर ईंधन की कीमतें अनुमानित स्तर से ऊपर न जाएं। ट्रंप मोदी की फोन कॉल में मस्क की मौजूदगी पर उठे सवाल। पेट्रोल, डीजल और गैस के संकट पर पीएम मोदी का बयान। ट्रंप का बड़ा बयान, क्यूबा अलग होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ईरान युद्ध और होर्मुज जलडमरू मध्य पर फोन पर बातचीत चर्चा में है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार इस कॉल में कारोबारी एलॉन मस्क भी शामिल थे। हालांकि व्हाइट हाउस और भारत सरकार ने इसका आधिकारिक जिक्र नहीं किया। यह एक अनोखी घटना मानी जा रही है क्योंकि मस्क किसी सरकारी पद पर नहीं है। रिपोर्ट में यह साफ नहीं है कि मस्क ने बातचीत में क्या भूमिका निभाई। विशेषज्ञों के मुताबिक यह कदम तकनीकी कारणों से हो सकता है क्योंकि मस्क के पास स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है। आधुनिक युद्ध में साइबर और कम्युनिकेशन सिस्टम अहम होते हैं, लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या कॉर्पोरेट प्रभाव बढ़ रहा है। इसे अनौपचारिक या बैक चैनल डिप्लोमेसी माना जा रहा है। इससे पारदर्शिता और लोकतंत्र पर असर पड़ने की चिंता भी जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध से कई देशों में खाने पीने की चीजों, पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी हो रही है। पीएम मोदी ने यह बात जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान कही। उन्होंने बताया कि भारत भी इस क्षेत्र से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस मंगवाता है। इसीलिए सरकार लगातार कदम उठा रही है ताकि आम लोगों और किसानों पर बोझ न पड़े। पीएम मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि ऐसे समय में गैर जिम्मेदार बयान न दें। उन्होंने कहा कि देश हित सबसे ऊपर होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि गलत बयानबाजी से देश को नुकसान होता है। कोविड के समय फैली अफवाहों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ऐसी राजनीति को स्वीकार नहीं करती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को लेकर बड़ा बयान दिया है। मियामी में एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि क्यूबा अलग होगा। हालांकि उन्होंने क्यूबा के लिए अपनी योजना साफ नहीं की। ट्रंप ने इशारा दिया कि सैन्य कार्रवाई भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सेना मजबूत है, जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक क्यूबा इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तेल की कमी से बिजली और परिवहन प्रभावित हैं। पहले निकोलस मादुरो के समय वेनेजुएला से तेल मिलता था, लेकिन अब सप्लाई रुक गई है। वहीं ट्रंप इससे पहले फ्रेंडली टेकओवर की बात भी कह चुके हैं। बंगाल चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज। शाह का ममता बनर्जी पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप बढ़ गए हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया है, तो वहीं अमित शाह ने टीएमसी पर वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाने के लिए निशाना साधा है। कोलकाता में रैली के दौरान शाह ने कहा कि बंगाल में घुसपैठ बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें बाहर करेगी।
शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा पर भी चिंता जताई। उन्होंने टीएमसी पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। शाह ने ममता बनर्जी पर विक्टिम कार्ड खेलने का भी आरोप लगाया और कहा कि कभी वह अपना पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा लेती हैं, कभी बीमार पड़ जाती हैं और फिर चुनाव आयोग के सामने जाकर बेबसी का नाटक करती हैं, जबकि उसी संस्था को गालियां भी देती रहती हैं। लेकिन मैं उन्हें यह बताने आया हूं कि बंगाल की जनता अब इस विक्टिम कार्ड की राजनीति को अच्छी तरह समझ चुकी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।